भाई गुड आफ्टरनून। शुक्रवार का शुभारंभ, लॉज ऑफ मोशन का आखिरी लेक्चर है ये, तो कुछ नई नई बातें करेंगे। लास्ट टाइम फ्रिक्शन देखा था हमने, फ्रिक्शन के साथ रिलेटेड एक और चीज बताना चाहूंगा। इट्स द आइडिया ऑफ अ चेन हैंगिंग फ्रॉम टेबल। सर ये चेन हैंगिंग फ्रॉम टेबल का अर्थ क्या होता है? अच्छा, मेरे पास एक ठो टेबल है और उसपे से सपोज ये चेन है, चेन कुली की, मेन कुली की चेन आपने देखा ऐसी है। थोड़ा भाग टेबल के ऊपर है, थोड़ा भाग टेबल के नीचे लटक रहा है। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा। अगर चेन पूरी के पूरी टेबल पे है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी स्टेशनरी है। थोड़ा और करते हैं तो भी स्टेशनरी रहता है, थोड़ा और करते हैं फिर खर 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 करके गिर जाता है। देखा है आपने कभी? हाँ, तो पहले ऐसा रखा है तो क्यों स्टेशनरी है, और सपोज मैं ऐसा किया तो क्यों गिर जाएगा? पर एक बाजू का मास, तो यहां पे भी तो एक बाजू मास ज्यादा ही तो है। अच्छा भाई, बात दरअसल ये है कि ये जो मास इसको नीचे खींच रहा है ना, ये मास नीचे ही तो खींच रहा है इस चीज को, है ना, इस तरफ ही तो वेट है उसका। पर इसको बैलेंस करता है यहां का फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पे इतना ज्यादा हो जाता है वेट डाउनवर्ड्स कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ जाता है और ये घर 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 करके नीचे उतर जाता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि आप समझो ये इसको नीचे खींच रहा है, सो कंसीडर दिस लाइक अ मास एम। तो टेंशन कितना हो गया स्ट्रिंग में इस तरफ, अब ये टेंशन इसको किस तरफ दिखाएगा, इस तरफ, बराबर। तो ये इसको ऐसे लेके जाना चाहता है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक देगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इतने फोर्स को रोक दे, कितना होना चाहिए ये फ्रिक्शन, हम ये जानना चाह रहे हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया मैं क्या करना चाह रहा हूं? ओके ओके, चलो लेट अस स्टार्ट डूइंग। मैं फिर से बेसिक डायग्राम बना देता हूं, आपको डायग्रामेटिकली ही समझाऊंगा। ये चेन है और सपोज ओरिजिनल चेन जो है ना, उसका मास m है। कंसिडर अ चेन ऑफ लेंथ L एंड मास m एज शोन। सबसे पहली बात, व्हाट विल बी द मास पर यूनिट लेंथ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, वील कॉल इट लैम्बडा। इट इज मास upon length which is m by L। मतलब सर इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर में कितना मास है? सपोज मैं कहूं लैम्बडा is 2 kg per meter. What does this 2 kg per meter actually mean? It means that in 1 meter length of the chain mass कितना कंटेन हो रहा है? 2 kg। वेरी मच लाइक द रेट। आप सपोज बाजार में जाते हो, बाजार में जाते हो टमाटर खरीदने। कोई गया है टमाटर खरीदने? कोई जाता है क्या? वेरी गुड। तो हु वाज द लास्ट ईएस कौन था? वामोस। तो वामोस, सपोज तू गई है ना कभी, आई एम श्योर तू गई है कि तू फेंक रही है। तू गई है ना बाजार? कभी गई नहीं बाजार? वेरी नाइस। अच्छा, सपोज तेरे को, तू मम्मी नहीं है अभी, मम्मी नहीं है, मम्मी घर पे है। मम्मी ने तेरे को बोला टमाटर लेके आना, बरोबर। तो तू गई बाजार और तूने देखा कि एक वेंडर है जो टमाटर बेच रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोना आस्क हिम? कितने का दिया? एंड सपोज ही सेज 40 रुपया।
ही सेज 40 रुपया। आपको क्या समझ में आया? वो क्या भाव बता रहे हैं? एक टमाटर का बता रहा है, पूरी लारी का बता रहा है, किसका बता रहा है ये? He is telling you the price of 1 kg of tomatoes. So this is not actually 40 rupees. This is 40 rupees per kg. अच्छा, घर पे से मम्मी ने बोलेला 3 किलो टमाटर लाना है, 3 किलो टमाटर लाना है, तो कितना रुपया? 20 रुपए हो जाएगा सर। भाई तू तो यार हिसाब किताब में काफी आगे है दिव्या लाल। कैसे हिसाब लगाए? 1 किलो का क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 1 किलो का 40 रुपए, तो 3 किलो के कितने? एकदम अग्रीएबल है? कोई शक है इसमें? तो ये जो आपका 40 रुपया पर केजी है। अच्छा, तेरे को अचानक रामोस फोन आया घर पे से, वो तेरी पड़ोसन का आया, मतलब पड़ोस वाली आंटी का आया। उन्होंने बोला अरे रामोस मेरे लिए भी 4 किलो टमाटर ले आना। तो उनका हिसाब कैसे होगा? उनका कितना रुपया होगा? 160। ये कैसे पता लगा लिया 160? So do you agree the most important quantity out of all this is this? Yes, sir. ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको कोई भी जगह पे काम आएगी और हर जगह काम आएगी। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव? 40 रुपीज पर केजी। उसी तरह सपोज ये 2 kg पर मीटर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। सपोज अगर मुझसे कोई कहता है कि मेरे पास एक चेन है जिसका मास पर यूनिट लेंथ 2 kg पर मीटर है, और वो मुझसे कहता है चेन की लेंथ 5 मीटर की है, तो कितना टोटल मास होगा चेन का? क्या आसान था आपके लिए? अच्छा, सपोज ये पांच मीटर की चेन को, ये 5 मीटर की चेन है, 5 मीटर, और कोई आया मेरे को थोड़ा चाहिए यार, मेरे को इतना काट के देना 2 मीटर चेन। तो सपोज तुमने 2 मीटर चेन काट के दिया उसको, उस 2 मीटर चेन का कितना मास होगा? 4 किलो। इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? कोई शक? और तुम्हारे पास जो बचा, कितना चेन बचा? 3 मीटर। तो कितना मास बचा तुम्हारे पास? इजी पीजी जापानीजी। कोई शक? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है अपने पास, लैम्बडा। ये भाव है इस चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो सर इसके साथ क्या करने वाले? कुछ नहीं करूंगा यार, एकदम सीधी बात करूंगा। अब देखो, अब ये कंसीडर करें कि यहां एल डैश लेंथ ऑफ चेन इज हैंगिंग, तो कितनी टेबल पे कितनी होगी? पूरी चेन की लेंथ है बड़ा एल। माय गॉड, मुझे लगा लोग तुरंत बोलेंगे, पर पता नहीं था कि पब्लिक को इतना टाइम लगेगा। ओके सो अच्छा, अब जो ये चेन, कंसीडर एल डैश लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। So how much is the mass hanging from the table? मैंने अभी आपको पूछा था आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी है? लैम्बडा। मतलब 1 मीटर लेंथ में लैम्बडा केजी है, तो एल डैश मीटर लेंथ में कितना केजी होगा साहब? वाह वाह वाह, इज इट एज सिंपल? लैम्बडा एल डैश। कोई शक? हर चीज की वैल्यू होती है, बट फिलहाल अगर उन्होंने मास m और लेंथ l दिया होता तो तू लैम्बडा की वैल्यू निकाल पाता।
पर उन्होंने फिलहाल नहीं दिया है, तो हमको लैम्बडा ही यूज करना है ना। हर चीज की वैल्यू तो होती है। हाँ, वहाँ पे नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ ये लैम्बडा इज 2 kg पर मीटर, वो तो एग्जांपल दिया था मैंने, वो तो एग्जांपल था और कुछ नहीं था। अच्छा, तो कितनी, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ चेन ऑन द टेबल कितनी है, L माइनस एल डैश। सो मास ऑन द टेबल, कितना मास है ऑन द टेबल, वेरी वेल वेरी वेल, 2L minus L dash शाबाश। और अब वो करने जा रहा हूं जो आपका फेवरेट है, फोर्स डायग्राम। ये जो चेन हैंगिंग, ये चेन लटक रही है, कितना मास है, इतना m डैश, तो इसका वेट कितना होगा, और ये प्रोवाइड करेगा क्या बोलते हैं जिसको आप टेंशन, बराबर, टेंशन बोलो, फोर्स बोलो। सो यहां पे इन इक्विलिब्रियम चेन कहीं जा नहीं रही है, T इज m डैश इंटू जी, इक्वेशन नंबर 3। और अब मैं डायग्राम बनाऊंगा चेन ऑन द टेबल का। मैं इसको उड़ा दूं, मैं इसको उड़ा रहा हूं, यस सर उड़ा दो अब इसकी जरूरत नहीं है। चेन ऑन टेबल, ये टेबल है, ओके। अच्छा, इसका मास कितना है m, तो इसका वेट कितना होगा, mg नॉर्मल किस तरफ, अच्छा ये वाला टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, बराबर। ये जो टेंशन है ये इस चेन को इस तरफ खींच रहा है, एंड फ्रिक्शन किस तरफ होगा, अच्छा ये T की वैल्यू क्या थी, m dash okay, we know here n is equal to mg and f is t। is equal to t is equal to m dash t हाँ वो तो है ही, पर f की जगह म्यू n लगा दो, यस और अब n की जगह mg लगाऊंगा और t की जगह m डैश जी लगाऊंगा, और ये पूरी चीज को संपन्न करने के लिए मेरे को इसको उड़ाना पड़ेगा सरकार, उड़ा दो सर उड़ा दे, ओके। आप बोलो तो उड़ा देता हूं, बाकी मेरे को तुरंत सब्स्टिट्यूशन का माहौल खेलने का है, क्योंकि n की जगह mg एंड t की जगह m डैश जी, जी तो कट गए सरकार, तो म्यू क्या बचा, m डैश बाय m, m dash upon व्हाट इज m डैश, लैम्बडा l डैश, एंड व्हाट इज m, lambda। So mu, ladies and gentlemen, is L dash over L minus L dash। एक इक्वेशन जो बदल देगा तुम्हारी पूरी दुनिया। सो अगर तुम्हारी चेन इक्विलिब्रियम में हो, चेन इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू is L dash, which is the amount of length hanging from the table, over L minus L dash, amount of length of chain on the table। आप चाहो तो मैं इसको वर्ड्स में लिख सकता हूं कि म्यू, so for chain to be in equilibrium, thus the condition for a chain to remain hanging is mu is equal to length hanging from table upon length remaining on the
टेबल। सो म्यू इज एल डैश ओवर एल माइनस एल डैश। इसी को यूज करता हुआ न्यूमेरिकल मेरे पास रेडी है, जो है नंबर कहां गया, ये रहा, राउंड 1 का 57। आई होप यू आर लुकिंग एट राउंड 1 का 57। यू टेल मी, मैं इसको उड़ा दूंगा तुरंत, उड़ा दूं। सिर्फ ये याद रखना है आपको, पर मैंने फंडा पहले करवाया कि आपको पता तो चले कि हो क्या रहा है। सो क्या है राउंड 1 का 57? वो ये कहता है कि कुछ चेन बीन का ही मामला है। राउंड 1 का 57, इट सेज कि a heavy chain, uniform chain lies on a horizontal table. The coefficient of friction between chain and the table surface mu दिया हुआ है 0.25. Then the maximum fraction of length of chain that can hang over edge of the table. मतलब लेंथ हैंगिंग एल डैश ओवर टोटल लेंथ कितना है ये फाइंड करना है। भाई साहब इससे आसान कोई मामला नहीं है। तो सबसे पहले फॉर द चेन टू रिमेन हैंगिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही किया, म्यू इज एल डैश ओवर एल माइनस एल डैश। भाई म्यू कितना है 0.25, एल डैश ओवर एल माइनस एल डैश। ये 0.25 को 1/4 लिखूं अच्छा रहता है। एंड अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एल डैश इज एल माइनस एल डैश। ये माइनस एल डैश को यहां ले आया, 4 एल डैश प्लस एल डैश 5 एल डैश। तो देयरफॉर एल डैश बाय एल इज 1/5। देखो तो ये पर परसेंटेज में मांगा है। सो इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो मैटर क्लोज हो। 1/5 इंटू 100 इज 20%। सो 20% चेन लटकती रहेगी, 80% चेन टेबल के ऊपर रहेगी, तब जाके ये मामला संपन्न होगा। डू यू अग्री? कैन यू चेक द आंसर प्लीज? ओके 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 ओके। नाउ राउंड 1 का 61 लगे हाथों आपको दे रहा हूं करने के लिए। राउंड 1 का 61 ये मैं नहीं करूंगा। अ फायरमैन ऑफ 60 kg मास 60 kg है बंदे का। ही स्लाइड्स डाउन अ पोल, ही प्रेसेस द पोल विद अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन and the coefficient of friction between hands and the pole mu is 0.5. What acceleration would he slide down? You're going to take G is 10. जो डायग्राम बनाएगा वो किंग है। ये बंदा है, ये फायरमैन लग रहा है, नहीं लग रहा है यार, रुको फायरमैन बनावांगे। ये उसके हाथ है बराबर, ऐसा ऐसा उतर रहा है, समझ में आया ना? अच्छा किस तरफ जा रहा है? नीचे जा रहा है। भाई माँ कहाँ होगी? माँ तुम साले माँ को ऊपर ही पहुंचाने में लगे हो, और वो दबा रहा है पोल को विथ अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। अच्छा इसका वेट किस तरफ होगा श्रीमान? और पोल की वजह से नॉर्मल फोर्स किस तरफ होगा? सपोज कोई बंदा ऐसा है, पोल को ऐसे पकड़ा है, नॉर्मल इस तरफ होगा उसके। अच्छा फ्रिक्शन किस तरफ होगा? माय गॉड, $1,000,000 क्वेश्चन। जा किस तरफ रहा है बंदा? नीचे, तो फ्रिक्शन बाहर। ये सरफेस है तेरा बराबर, नॉर्मल किस तरफ होगा? बराबर। अच्छा ये सरफेस है तेरा, नॉर्मल किस तरफ होगा? ऊपर। ये सरफेस है तेरा, नॉर्मल किस तरफ होगा? आई थिंक सब कुछ दे दिया यहां पे मैंने आपको सिर्फ एक्सीलरेशन फाइंड करना है। आपको लगता है ये हो पाएगा आपसे कि नहीं सर आप ही करो? सबसे पहले इक्वेशन में n इज इक्वल टू एफ, कितना है? f 600, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में f प्लस एम ए इज एम जी। एफ की जगह
म्यू इंटू एन प्लस एम ए इज एम जी। एन की जगह 600 लगाओ, म्यू की जगह वैल्यू लगाओ, मास की जगह 60 लगाओ, मास की जगह 60 लगाओ, जी की जगह 10 लगाओ। क्या मेरे को आंसर दे सकते हो आप? विद इन 30 सेकेंड्स क्या मेरे को आंसर मिलेगा आपका? जो वीडियो देख रहे हो पॉज कर दो। वैसे मैंने सब कुछ दे दिया आपको, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। तो वर्कआउट कर लिया। आई थिंक आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको आ ही गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? मैं आगे करूं इसमें वर्कआउट या हो जाएगा? ओके ओके। अभी एक चींटी चल रही है। चींटी का सम बताता हूं आपको। चींटी, चींटी पता है आपको? चींटी इंसेक्ट, वो एक हेमिस्फेरिकल बोल में चलती है जब, फिर वो थोड़ा ऊपर जाती है ना, फिर फिसल जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है इंसेक्ट। कोई कुछ बना रहा है। हाँ भाई, क्या हुआ? कौन ऐसा? कमाल है भाई। ये हेमिस्फेरिकल बॉल है। रेडियस इसका लेटस से आर है। ओके, ये सेंटर ओ है। रेडियस कांस्टेंट है, ऐसा लग नहीं रहा होगा पर है। ओके, ये चींटी चढ़ रही है यहां से। यहां पे तो दिक्कत नहीं है कोई, जैसे चढ़ती जाती चढ़ती जाती चढ़ती जाती है। सपोज ये चींटी यहां पे आती है। मैं जानना चाहता हूं इस चींटी पे लगने वाले, इस इंसेक्ट पे लगने वाले कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले वेट किस तरफ होगा इस इंसेक्ट का? ओके, मैं इस एंगल को let us call this as point A. So this angle, let us call it theta. Do you agree? ये गंदा है। ये भी थीटा होगा, ये भी। We can call them corresponding angles. Okay? And भाई जिसके साथ थीटा, उसके साथ cos। so this component is mg cos theta and this component is mg sin theta. पीके मेरे को पूछ रही थी, सर ये इंसेक्ट गिरता क्यों है, फिसल क्यों जाता है? It is under the effect of this mg sin theta that this insect goes down. अच्छा, let us see what the conditions are. अच्छा, ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। एंड ये इंसेक्ट फिसले नहीं, उसके लिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा श्रीमान? एब्सोल्युटली, कोई शक? बरोबर है। ये इंसेक्ट के चारों फोर्सेस मैंने बनाए हैं। यू कैन सी इफ इंसेक्ट इज एट पॉइंट ए, इफ इंसेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम at point A, then n is equal to mg cos theta and frictional force F is equal to mg sin theta. अच्छा, do you agree maximum frictional force F is mu into n? So also F की जगह mu into n, तो n की जगह हाउ मच इज n? mg cos थीटा। ये तो ठीक है, ये तो आ ही जाता है सबका। ये डिश तो हाउ मच इज योर म्यू? माय गॉड, देख लो इसको। अब इस डायग्राम में म्यू इज इक्वल टू tan थीटा तो आ गया, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी। बट अगर सपोज किसी ने पूछा कि ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर चढ़ सके है ग्राउंड लेवल से, तो ये h फाइंड करना है। ओके, कैन यू सी नाउ? मैं ये सब कुछ रब कर रहा हूं,
मुझे सिर्फ ये ट्राइंगल देखना है, ओ ए, लेट्स कॉल दिस बी. सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, कैन यू सी दिस इज थीटा. हाउ मच इज दिस ओ ए? Isn't it r radius? And how much is OB? R minus H. So in triangle OAB, how much is tan theta? Tan theta is simply opposite. ए तो opposite वाला है. tan theta नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? इन दोनों को लिंक करने वाला adjacent over hypotenuse cos theta. So cos theta is OB over OA, and OB कितना है? R minus H over OA R. तो आपके पास थीटा हो तो आप यहां पे लगा के H भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको tan थीटा चाहिए तो AB over OB करके भी आप काम कर सकते हैं. You agree AB is the Pythagorean, what do you call it? OA is the hypotenuse. OB and AB are the two sides. If you call this x, do you agree x square plus r minus h the whole square will be r square? And tan theta will be x over r minus h. इन दोनों को इक्वेट करके भी आपका काम हो सकता है. जो भी अवेलेबल डेटा था वो सब मैंने इस बोर्ड पे लगा दिया है. इस चींटी वाला एक सम करना है. चींटी वाला, आपको अगर चींटी वाला कोई सम करना है तो मैं आपको बताता हूं. चींटी वाला राउंड 2 का 22. मैं ये तीनों ये उड़ा दूं सब कुछ, ये रखूं या रुक जाऊं? नहीं सर, हो गया. ओके. नहीं, मैंने पाइथागोरस से x की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर उसको यहां लगाया तो x बाय r माइनस एच. बराबर. एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस एच द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर. ब्ला स्क्वायर प्लस ब्ला स्क्वायर इज आर स्क्वायर ना. ये हाइपोटेन्यूज है वो ये. बराबर. अच्छा, राउंड 2 का 22 देखें. राउंड 2 का 22 क्या कहता है तुमसे? कुछ अच्छी आसान बात कहता है. ये तुमको लॉजिक सब समझ में आ गया हो. कभी किसी दिन तुमको किसी ने बोला कि भाई ये निकाल, तो तुम्हारे पास ये लॉजिक हो ना कि ये संभाल रहा है, ये वो संभाल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कभी. बस लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको कि ये किस तरह होगा काम. ओके. क्या कहता है राउंड 2 का 22? इट सेज that an insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. If the line joining the center of the hemisphere to the surface of the insect makes an angle alpha, ये alpha है, with the vertical, the maximum possible value of alpha is alpha find करना है. अच्छा, in equilibrium, ये n है. in equilibrium दुनिया जानती है n इज mg cos थीटा. अभी मैंने सब डिराइव किया था. मैं फाइनल आंसर भी लिख सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया. हाँ, कर सकते हैं यार. तू आ गया ना, बस फिर तू है ना, फिर क्या दिक्कत है. ये तो मैं फिर से ढच. तो म्यू इज साइन थीटा by cos theta which is tan theta, and mu कितना दिया हुआ है? 1/3. तो tan theta is 1/3. ऐसा कोई आंसर है? नहीं है. भाई tan theta is 1/cot ए थीटा नहीं, अल्फा. चचा, ओ चचा, हाँ चचा. 1/cot alpha is 1/3. therefore cot alpha, चेक कीजिए, इजी पीजी. ओके. अब मैं तुमको इंटरकनेक्टेड मोशन का एक न्यूमेरिकल छोटा सा दूंगा, फिर मैं बड़ा वाला करता हूं. मैं देख रहा हूं राउंड 1 का 81. आप चाहे तो अपनी बुक में राउंड 1 का 81 देख सकते हैं. पेज नंबर पूछना नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है. बाकी जो पूछना है आप पूछ सकते हैं. कैसे करेंगे वो पूछ सकते हैं.
आंसर कैसे लाएंगे वो पूछ सकते हैं। वाह, राउंड 1 का 81 क्या बोलता है बाबूजी? ये अपन ने किया था कभी? नहीं। ये पुली है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है। ओके, तीनों मास 2 kg है each are hanging on a string passing over a frictionless pulley as shown. The tension in the string connecting weights B and C. Let us say यहां पे टेंशन जो है वो T है और ये स्ट्रिंग में है T डैश। सबसे पहली बात भाई ये नक्की करना पड़ेगा आपको, सिस्टम किस तरफ जाएगी? राइट है, मतलब ये इधर ऐसे जाएगा और ये कहां जाएगा? ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले ए का डायग्राम बनाओ। ये मैं आपके लिए छोड़ दूं करने के लिए, आप करोगे अभी? ओके, ये ए है और सबके मास 2 किलो ही है और ये जा रहा है ऊपर, तो दिस इज 2G, दिस इज टेंशन T डैश एंड ये ऊपर जा रहा है तो वहां कहां होगी? यहां से T डैश का इक्वेशन मिलेगा। T डैश इज क्या? अच्छा, अभी C का बनाता हूं। फॉर C ये किधर है? ये कितना है? 2G। ये कहां जा रहा है? नीचे, तो इसकी मां कहां जाएगी? ऊपर। और टेंशन कहां होगा? ये होगा। एनीबॉडी गिविंग मी एन इक्वेशन? नो प्रॉब्लम, T मिल गया। और अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बी का डायग्राम बनाऊंगा। भाई बी में 2 डोरियां होंगी, ये बी है। अच्छा, सबसे पहले इसका वेट किस तरफ होगा? नीचे। अच्छा, नीचे वाली डोरी में टेंशन कितना है? T। ऊपर वाली डोरी में टेंशन कितना है? T डैश। ये कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो इसकी मां कहां होगी जी? कोई इक्वेशन बता रहा है मुझे? तो एक काम कीजिए हुजूर, T की जगह पे इसको डाल दीजिए, T डैश की जगह पे इसको डाल दीजिए और मेरे को 30 सेकंड में आंसर चाहिए। बोलो हाँ। हाँ, करो इसको। आंसर आ चुका है, करीबन 13.3 जैसा है। मैंने G को 10 लिया हुआ है, मेरा एक्सीलरेशन मिला मुझे G/3 और टेंशन मुझे T डैश नहीं चाहिए, मुझे T चाहिए, तो T इज 2G - 2A लगा डाला 40/3 करीबन 13.3 के आसपास। ये तो मैंने G को 10 लिया इसलिए 13.3, 9.8 लेता तो 13 के आसपास होता जैसा ऑप्शन में लिखा है, बराबर। सो नो इश्यूज, दिस इज ओके। कैन आई टेक इट ऑफ? Anybody wants any explanation over this? No? Okay. और अब आज का सबसे खतरनाक सम करने जा रहा हूं आपके साथ। हो सकता है थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें जरूरत पड़े। सर आप डरा रहे हो यार? नहीं, डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ध्यान तेज करने को बोल रहा हूं। अपनी सारी सेंसेस को एक ही जगह लगा दो। और ये नंबर कौन सा है मैं आपको बताऊं। दिस इज राउंड 1 का 24। राउंड 1 का 24। सिर्फ पहले डायग्राम पे नजर मारो, क्या है डायग्राम पता चले फिर आगे बात करेंगे। ये एक ब्लॉक है, ये डोरी, ये पुली है, ये लटक रहा है डोरी से, ये एक और पुली है जो यहां पे बांधा हुआ है कहीं पे। ये डोरी यहां बांध दिया रिजिड, और इसके नीचे ये M2 लटक रहा है और ये है M1।
कहा गया ये है, इफ द सरफेस इज स्मूथ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 विल बी, इस ब्लॉक M2 का एक्सेलरेशन ऑफ M2 फाइंड करना है। अभी कोई बोलेगा तो पुली के ऊपर लटकाया हुआ है, सॉरी सॉरी, के नीचे M2 लटकाया हुआ है। जी जी, पुली के नीचे M2 लटकाया हुआ है। ओके सर। For the first time in your lives, you are actually, did you notice? ये पुली कहीं अटकी हुई नहीं है, नहीं तो अब तक आपने कैसी पुली देखी थी? और यहां से ये लटक रहा हो, यहां से एक मास लटक रहा हो, यहां से दूसरा मास लटक रहा हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब तक ऐसी पुली देखी थी। क्या ये पुली मूव कर सकती थी? नहीं। For the first time, you are looking at a pulley which is movable. Can you see? ये पुली मूव कर सकती है ऊपर नीचे। This is a movable pulley. तो अब सर ये मूवेबल पुली है, कुछ भी फिक्स सिर्फ ये पुली है, सिर्फ ये पुली फिक्स है जिसमें से डोरी ऐसे पास हो रही है बस, बाकी ये ऊपर नीचे जा सकता है पुली, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब इमेजिनेशन की जरूरत कहां पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। क्या एक्सीलरेशन ए जो है जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा? अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चले, ये पुली फिक्स है सपोज, और ये सपोज 4 किलो का मास है और ये 8 किलो का मास है। ध्यान से देखिए, अगर ये 8 किलो का मास 1 मीटर नीचे जाएगा तो ये 4 किलो का मास कितना मीटर ऊपर जाएगा? इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, सिंपल। तो ये 1 मीटर नीचे की तरफ, ये 1 मीटर ऊपर की तरफ। अब यही फंडा यहां लगाओ। सपोज ये 1 मीटर ऐसे गया, ये 1 मीटर ऐसे गया, ये डोरी यहां से कितना मीटर नीचे आएगी? एक। पर ये 1 मीटर डोरी will it result in this mass going down by 1 मीटर? नो, क्योंकि ये जो 1 मीटर डोरी निकली उसे ये दोनों के बीच में डिवाइड होना है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस 1 मीटर डोरी will have to be divided between 2 ends. तो हर एक एंड कितना सफर करेगा? 0.5। सो मतलब ये पोजीशन से ये कितना नीचे जाएगा? 0.5। मैं तब तक शुरू नहीं करूंगा सम जब तक आपको यह समझ में नहीं आता। बात मैं जो कर रहा हूं वो समझ में आई आपको? ये सपोज मास, ये मास सपोज 1 मीटर आगे गया, ये मास 1 मीटर आगे गया, यू अग्री ये डोरी 1 मीटर नीचे आएगी, ओके? एंड ये 1 मीटर डोरी नीचे आएगी, दिस 1 मीटर स्ट्रिंग विल हैव टू बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू। सो ये 1 मीटर जब दोनों में बटेगा तो नेट कितना नीचे आएगा? ये पुली 0.5 मीटर, आधा आएगा ना नीचे। भाई इज दिस टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? गिव मी अ हिंट। सर आधा आधा बढ़ कैसे गया? ये यहां फिक्स है, ये डोरी यहां फिक्स है, तो जब यहां से 1 मीटर नीचे उतरा तो ये यहां से तो हिल नहीं सकता है वो। सो ये 1 मीटर डोरी पूरी तरह नीचे नहीं आ सकती 1 मीटर, कि तू भी 1 मीटर छोड़ तो मैं 1-1 मीटर नीचे आता हूं, नहीं। यहां से भले 1 मीटर नीचे आया, क्या यहां से भी 1 मीटर नीचे जाना पॉसिबल है? नहीं है, ये फिक्स है। तो जब 1 मीटर ये नीचे आएगा तो डू यू अग्री, ये तो यहीं फिक्स है, ये ऐसे नीचे आएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर रहेगा, पुली को तो नॉर्मली रहना। तो ये 1 मीटर जो स्ट्रिंग निकली, इट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू एंड्स। एज अ रिजल्ट ईच विल गो डाउन बाय 0.5 मीटर, एंड 0.5 मीटर से नीचे जाएगा तो पुली ये लेवल से 0.5 मीटर नीचे जाएगी। सो ये मास कितना नीचे जाएगा? 0.5। इज दिस इमेजिनेबल? एक हाँ,
जो लिफ्ट होती है नॉर्मल लिफ्ट, उसका मैकेनिज्म भी ऐसा ही होता है ना? करीबन करीबन यू कैन से दैट। पर ये तो ऐसा है भाई, ये तो ऐसा है, पिताजी 2 चॉकलेट लाए हैं घर में और बच्चे हैं 2, क्या दोनों को 2-2 चॉकलेट मिलेगी या चॉकलेट का बंटवारा होगा? सो एज सिंपल एज दैट। ये 1 मीटर नीचे आया है, ये 1 मीटर नीचे आया, अगर ये भी मूवेबल होता तो ये भी 1 मीटर नीचे आ जाता, तो ये नेट 1 मीटर नीचे आ गया होता। पर ये 1 मीटर नीचे आया, इसके पास निकलने का कोई चांस नहीं है, तो ये 1 मीटर का बंटवारा होगा दोनों एंड्स पे, एंड एज अ रिजल्ट पुली वहीं पे रहेगी ना? नहीं, नीचे आएगी ना बेटा। क्वेश्चन ये था कि सपोज ये 1 मीटर आगे बढ़ा, ये डोरी 1 मीटर नीचे गई, तो क्या ये पुली नेट 1 मीटर नीचे आएगा? नहीं आधा होगा। हाँ, क्योंकि इस 1 मीटर की स्ट्रिंग को यहां से तो नीचे उतर सकता है, पर यहां से फिक्स है, तो ये 1 मीटर दोनों एंड्स पे थोड़ा थोड़ा आधा आधा डिवाइड होगा, तो 0.5 मेरा 0.5 तेरा, तो ये नेट कितना नीचे आएगा? सिर्फ 0.5। तो अगर इसका 1 मीटर है एक्सीलरेशन इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस मास m2 का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना है? 0.5। यू नो, अब तक यही देखा था, ये एक्सीलरेशन ए से नीचे जाता है, ये एक्सीलरेशन ए से ऊपर जाता है, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, क्योंकि लॉजिक यही था कि ये डोरी अगर 1 मीटर नीचे आती है तो ये डोरी 1 मीटर ऊपर जाएगी, कुछ बंटवारा बिटवारा कुछ नहीं। पर यहां पे पहली बार हमने देखा कि अगर ये नेट 1 मीटर इस तरफ जाता है तो ये नेट 1 मीटर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये डोरी दोनों में बटनी है, दोनों में डिवाइड होनी है। सो एज अ रिजल्ट ये सिर्फ आधा जाएगा, 0.5 जाएगा। तो हेल्प मी if I say this has got an acceleration of a in this direction, what will be the acceleration of this mass? a by 2। सबसे अब तो आसान है, अब कुछ नहीं है इसमें, बस इंपॉर्टेंट यही था कि ये अगर एक्सेलरेशन ए रखेगा तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? a by 2। इज देयर एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस आइडिया एज येट? मेरे को बताओ कि ये ओके इमेजिनेशन से उतर गया, अंदर उतरा? ओके, तो अब अगर उतर ही गया है तो अब इसका आंसर भी फाइंड आउट किया ही जाए। मैं वापस से डायग्राम बना लूं, ओके, ताकि आप लोग अच्छी तरह इसको अंजाम दे सके। ओके, ये M2 है और ये M1 है। सो अब मैं मेरा शुरू करता हूं। पहले तो अगर इसका एक्सेलरेशन है a, तो इसका एक्सेलरेशन है a बाय 2। डू यू अग्री? अब मैं फोर्स डायग्राम मुझे बनाना चाहिए। सो फॉर M1, भाई सेम ही दूरी है हर जगह, तो टेंशन लेट अस से T, ये एक्सेलरेशन है इस तरफ, ये M1 है, ये M1A और ये है T। सो व्हाट डज माय फर्स्ट इक्वेशन बिकम? एंड अब M2 का, भाई M2 का भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, ध्यान से, ध्यान इस एक ही दूरी है, पर तू ध्यान से देख, अभी मजा आएगा तेरे को देख के। भाई नीचे जाने वाला वेट कितना है? M2G, एंड उसको बैलेंस करने वाला देखा आपने? टिट्टी, दोनों की जगह टिट्टी, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं उसको। चचा समझ में आया भाई? ओके, और ये नीचे जा रहा है कितने एक्सीलरेशन से? a by 2। तो
इधर से बना देता हूं, बीच में से है m2a/2। M2a/2। भाई कौन मेरे को इक्वेशन बताएगा? सर आप ही लिख लो यार। अब एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए, t की जगह m1a लगा दोगे, सो पुट 1 into, सर आप ही लगा दो ना, बेस्ट, आप अच्छा लगाते हो, ठीक है। 2m1a। वाह वाह बेटा वाह। एक काम करते, एक को कॉमन ले लेते, कॉमन लिया तो नीचे 2 का एलसीएम पकड़ लिया, 2 2 जा 4m1, 4m1 प्लस मुझे एक्सीलरेशन मिलने वाला है 2m2g ओवर, g/4 m1 प्लस m2। अच्छा दिस इज, नहीं बहुत जल्दी कर रहे हो तुम, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक m1। गवर्नमेंट ने बोला एक्सीलरेशन ऑफ m2 मांगता है, 10। सर ये M2 का नहीं था? बेटा m2 का एक्सीलरेशन कितना है? a/2 नहीं है? कमाल करती है पीके, a/2 तो 2 2 कट गया, तुम्हारो आंसर आ गया है m2g ओवर 4। ये मेरा फाइनल आंसर है एक्सेलरेशन ऑफ m2 का, बराबर। इसलिए मैंने नीचे लिखा था कि ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 है, ये है, मुझे a/2 चाहिए। वैसे आप, ये तो ठीक है, अगर m1 पूछा होता तो मैं इस तरफ लेता, m2 पूछा होता ना तो मैं इसको 2a लेता, इसको a लेता, ताकि मेरे को a आ जाए। समझ में आई बात? हाँ सर। जिसकी, भाई जिसकी शादी हो उसी का नाम कार्ड पे होता है ना, किसी और का नाम थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि इसका फला भाई शादी कर रहा है, नहीं, जिसका नाम होता है वही शादी करता है। सो इस तरह भी कर सकते हो, देख लो इसको, बहुत सॉलिड न्यूमेरिकल है। ओके, राउंड 2 का 21 पेशे खिदमत है, समय की मारा मारिया, पर हमको जो करना है वो तो करेंगे ही। ये प्लेन है, इंक्लिनेशन अल्फा है, ऐसा कहा है अपर हाफ, मतलब सपोज ए से लेकर बी तक ये स्मूथ है, और बी से लेकर सी तक लोअर हाफ जो है ये रफ है। रफ है मतलब फ्रिक्शन होगा। ओके, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सपोज ये बॉडी है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड कितना? 0। अच्छा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नाम देता हूं d, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नाम देता हूं फिर से d। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। यहां पे फाइनली आ गया ना, तो फिर से फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। म्यू फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर सेकंड हाफ। भाई साहब, पहली बात, सपोज ये एंगल थीटा हो, ये बॉडी है, आपको इसके फोर्सेस पता ही है, ये mg cos थीटा और ये mg, भाई दूसरा कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो ये ब्लॉक नीचे अगर उतरेगा तो कितने एक्सीलरेशन के साथ उतरेगा? g sin थीटा, बराबर। सो फ्रॉम ए टू बी, पहले फ्रॉम ए टू बी कर लेते हैं। भाई इनिशियल स्पीड कितनी? 0, एक्सीलरेशन कितना? g sin phi, डिस्टेंस ट्रैवल करने का कितना? d, और यहां पे आएगा, लेट मी से द वेलोसिटी बिकम्स v। कोई इक्वेशन है आपके माइंड में जो इन चारों पैरामीटर्स को यूज करके बनेगा? कोई मुझे x इज इक्वल टू v0t करता हुआ सुनाई दिया? बेटा टाइम का फैक्टर ही नहीं है यहां पे, है ना। तो v स्क्वायर माइनस 0 इज 2 एक्सेलरेशन g sin phi इंटू d। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? सो v स्क्वायर इज 2gd sin phi। ये मेरा पहला इक्वेशन। नाउ फ्रॉम b टू c,
बी टू सी रफ वाला आ गया, ये रफ वाला पैच है भाई। रफ वाले पैच में एक्सेलरेशन कितना होता है नीचे की तरफ, जी साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई। भाई इनिशियल स्पीड कितनी है, v, फाइनल स्पीड कितनी है, 0, डिस्टेंस ट्रेवल करने का कितना है, d। भाई सेम टू सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज टू ax। यहां फाइनल 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज 2x की जगह d। क्या आप इस v स्क्वायर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, सर आप ही करो, ठीक है सर। मैं आपको करने दे सकता था बट समय का झोल जो है बड़ा ही महान होता है। कुछ नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 2GD कट है, यन ना खोलो, माइनस 2 साइन फाइव माइनस साइन फाइव इज साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव। नाउ ये माइनस म्यू कॉस फाइव को इधर ले आओ और ये माइनस साइन फाइव को उधर ले जाओ, तो म्यू कॉस फाइव साइन फाइव प्लस साइन फाइव, हाँ सो माय गॉड एक आंसर आया है, चेक करें कृपया, क्या है क्या, यस सर बिल्कुल है, बराबर है, मस्त समय ना। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्मूथ के लिए एक्सेलरेशन इज जी साइन फाइव, रफ के लिए एक्सेलरेशन इज जी साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव, यन पौड़ा पॉइंट कोड़ा, बराबर। ओके मेरे पास और 5-7 मिनट है, एक और करना चाहेंगे। मैं करना चाह रहा हूं राउंड 2 का 30, रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी, अरे कौन चिल्ला रहा है, हीथ चिल्ला रहा है भाई, क्यों चिल्ला रहा है भाई, कुछ हो गया तेरे साथ, अरे बेटा ये तो 25 बार देखा है हमने कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है तो उस पे नीचे की तरफ का फोर्स कितना होता है, mg साइन थीटा, है ना, ये mg है, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, सो डाउनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा। तो हाउ मच इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, मास निकाल दे, अगर ऐसा रखता है तो नीचे की तरफ g है, पर अगर इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा, अग्रीएबल, ओके। पर इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन हो तो इक्वेशन ये हो जाता है, राइट, ओके। तो मैं करने जा रहा हूं राउंड 2 का 30, एंड राउंड 2 का 30 फटाफट डेटा कमिंग, राउंड 2 का 30 क्या डेटा है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 80 वैगन्स, ऑल ऑफ सेम मास, सॉरी डब्बे डब्बे, गाड़ी के डब्बे, स्टेशन पे जाके कभी गाड़ी के डब्बे देखे, यस सर, पर उसको वैगन कहते हैं। ओके बात समझो कि ये गड्डी है, ये इंजन है और इतने सारे वैगन्स हैं, सबके नीचे पहिए भी है, हाँ? और एक फोर्स F इसको खींच रहा है, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करने का है ट्रेन का, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, डू यू एग्री, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन टोटल मास, तो फोर्स कितना है, फोर्स तो F है, एंड हाउ मच इज टोटल मास, हर एक डब्बे का मास कितना है m, और ऐसे कितने डब्बे हैं 80,
तो F ओवर m इंटू 80, F कितना 4 इंटू 10⁵ एंड मास कितना 5 इंटू 10⁵ इंटू 80। भाई आप देखोगे तो ये 400 इंटू 10⁵ मतलब 4 इंटू 10⁵, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब कोई मेरे से पूछेगा सर एक्सेलरेशन काहे फाइंड किया? मुझे टेंशन फाइंड करना है बिटवीन 30th एंड 31st वैगन्स। तो ध्यान से, ये इंजन है और ये डब्बे चलते जा रहे हैं और टक 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 टक, ये 30वां डब्बा, स्पेशल 30वां डब्बा 30th और ये 31st, उसके बीच का जो डंडा होता है उसको कपलिंग कहते हैं। तो उस कपलिंग में टेंशन कितना होगा? चलो टेंशन का डायरेक्शन ये टी है। अच्छा ये पूरे डब्बे किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं ना। इसके आगे कितने डब्बे गए? 30। सबकी माएं किस तरफ होंगी? मां सबकी माएं इस तरफ होंगी। कितनी माएं इकट्ठा हो गई? 30 माएं, और ये रहा फोर्स। तो ये पूरी सिस्टम का पूरा सब कुछ कंसिडर किया मैंने। सो नाउ एफ इज टेंशन प्लस 30 मां। ओहो, तुमको कोई शक नहीं है ना कि 30 माएं कहां से आ गई? इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां, ऐसी 30 माएं इकट्ठा हुई हैं एक ही डायरेक्शन में। तो टी, तो मुझे लगता है आपको फोर्स दिया है 30, मास कितना 5 इंटू 10⁵, एक्सेलरेशन कितना 1, तो 4 इंटू 10⁵ माइनस 1.5 इंटू 10⁵। भाई आंसर रेडी है। 4 माइनस 1.5 2.5, एंड अगर उनका आंसर देखो तो 25 इंटू 10⁴ न्यूटन। ओके, ये तो आसान था। अच्छा सपोज इसमें फ्रिक्शन इंक्लूड किया होता तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होते? ये ऐसा जा रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? ऐसा। और यहां पे कितने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करते आप? 30। समझा? तो यहां पे आ जाता F इज इक्वल टू टी प्लस 30ma प्लस 30F। हाँ क्या कह रहा है? सर एक डाउट है सर। बोल। सर हमको ऐसा ही करना कि इंजन से गिनने का है और वो वाला 38 वाला। हाँ तो इंजन से 30th वाला गिनने का ना। हाँ सर, वही मैंने गलती वहां पे। बराबर, इंजन से गिनने का है। ओके अच्छा, टाइम अप हो चुका है, पर मैं आपको वो होमवर्क वाला सम देके ही प्रयाण करता हूं। होमवर्क वाला सम है और मैं उसको आपको 4 ऑप्शंस भी दे रहा हूं। मेरे को एक और सम करना था पर वो टाइम रह गया। ओके, होमवर्क ये है, इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास इज, ओके, जो मैंने सिखाया था वैसा ही करना है आपको। कौन सा पुली मूवेबल है, दिखाई दिया? ये एक ही डोरी है जो ऐसे पास हो रही है। ये 1 किलो है, ये 4 किलो है। 4 ऑप्शन, G/4 डाउनवर्ड्स, बी ऑप्शन G/2 डाउनवर्ड्स, सी ऑप्शन G/2 अपवर्ड्स एंड डी ऑप्शन G/4। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मूवेबल है। तेरे को जो भी कुछ कहना है ना,
कमेंट में कहना। ओके, तू कहना पर कमेंट में कहना। ओके, जो भी कमेंट लिखना है, जो भी बात करनी हो कमेंट में कहना। बट आई रियली वांट यू टू सॉल्व दिस सम। बिल्कुल मस्त है ये मूवेबल पुली, ये इमूवेबल पुली, बहुत बढ़िया। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड अपना कामकाज लगभग खत्म हो गया है, पर कुछ एक सम्स अगर बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सो टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ, मिलते हैं, बाय बाय।